नमस्कार। आप सभी ज्योतिष प्रेमी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह ही ऐसे हैं जो हमारे भूत भविष्य और वर्तमान की हर गतिविधि निर्धारित करते हैं। चाहे आपका जन्म जिस टाइम जिस जगह हुआ हो, वहाँ पे ग्रहों की स्थिति उस समय क्या थी, उसके आधार पे आपका भूत भविष्य और वर्तमान निर्धारित हो जाता है। और उसके बाद जैसे जैसे आपकी दशाएं ग्रहों की चेंज होती हैं, ग्रहों का गोचर चेंज होता है, आपके जीवन आगे की तरफ बढ़ता जाता है। इन 9 ग्रहों में आप ये भी जानते हैं कुछ शुभ ग्रह होते हैं और कुछ क्रूर या पापी ग्रह कह सकते हैं होते हैं। और आदमी की टेंडेंसी आज के कलयुग में नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा आकर्षित करती है। तो हर कोई व्यक्ति इन पाप ग्रहों के बारे में जानना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि उसे लगता है कि यही पाप ग्रह ऐसे हैं जो मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। तो कैसे मैं इनको जानकर ठीक कर सकूं। लेकिन कई बार शुभ ग्रह भी पाप ग्रह की तरह काम करते हैं और पाप ग्रह शुभ ग्रह की तरह काम करते हैं, जो आपकी कुंडली होती है उसके अनुसार। एक नैसर्गिकता अलग चीज़ है, शुभता और अशुभता की, और कुंडली के अनुसार फंक्शनल जो उनको दायित्व दिया है उसके अनुसार अलग। ऐसा नहीं है कि क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह तो खराब ही देंगे और शुभ ग्रह तो अच्छे ही देंगे। लेकिन हाँ, अपने गुण धर्म स्वभाव के अनुसार अच्छा तो अच्छा ही रहता है थोड़ा, और बुरा जो है गुण धर्म के अनुसार बुरे परिणाम आपको अवश्य देते हैं। तो पाप ग्रह में मंगल, शनि, राहु, केतु लिया जाता है। सूर्य को भी इसमें गणना कर लेते हैं, लेकिन सूर्य क्योंकि राजा है, वो जो है दंड तो देता है लेकिन साथ में आपका पालन भी करता है। इसलिए सूर्य को इसमें से अगर ना लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। मंगल, शनि, राहु, केतु ही ज़्यादा आदमी को परेशान करते हैं। वो भी जैसे मैंने बताया कि आपकी कुंडली की स्थिति क्या है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और उसमें भी मंगल और शनि को कुंडली का कोई ना कोई भाव का स्वामित्व मिला होता है। तो अगर वो अच्छे भाव के स्वामी हैं, कुंडली के कारक ग्रह हैं, तो वो अच्छा देते हैं साथ साथ अपने नैसर्गिक गुणों के साथ। लेकिन राहु केतु को किसी भी कुंडली के किसी भाव का स्वामी नहीं मिलता है, स्वामित्व नहीं मिलता है, वो किसी भाव के स्वामी नहीं, यानी कि वो पूरी तरीके से जहाँ बैठे होते हैं उस भाव के स्वामी, जो ग्रह के साथ बैठे होते हैं उनके अनुसार, उनके कारक तत्वों के अनुसार, और जो ग्रह उनको दे रहे होते हैं उनके अनुसार रिजल्ट्स देते हैं। वहीं राहु केतु छाया ग्रह और सबसे ज़्यादा खतरनाक ग्रह भी यही हैं। बहुत ही रहस्यमय ग्रह होते हैं। राहु एक राग है तो केतु वैराग्य है। आपने वैराग्य मतलब किसी चीज़ से मोह माया ना हो, और राग मतलब हर चीज़ में एक महत्वाकांक्षा हो, हर चीज़ है। तो अगर राहु राग है तो केतु वैराग्य।
तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं राहु के बारे में आपको नहीं बताने वाला हूँ, उसके लिए मैं अगला वीडियो कोई बनाऊँगा। लेकिन आज मैं आपको केतु के संपूर्ण जानकारी, केतु किस भाव में बैठ के क्या फल देता है, किस ग्रह के साथ बैठ के क्या फल देता है, केतु असल में है क्या, क्या रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, केतु की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। तो कृपया अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कर दीजिएगा, जिससे कि और लोगों को भी केतु के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। केतु के बारे में जैसा कि मैंने कहा, वैराग्य, केतु को वैराग से जोड़ा जाता है, विरक्ति से जोड़ा जाता है, क्योंकि केतु हमारी मैथोलॉजी, जो हमारा शास्त्र हैं उनमें वर्णन है कि सर्वभानु राक्षस का जो नीचे का हिस्सा था, जब विष्णु भगवान ने काट दिया उधर के नीचे का, तो केतु बन गया था। तो यानी कि हमारी जो सारी ज्ञानेंद्रियां हैं सर के ऊपर ही होती हैं। हमारा जो रिसेप्शन पार्ट्स है, हमारा कान है, नाक है, आँख है, दिमाग है, सब रिसेप्शन पार्ट्स ऊपर ही है। तो वो केतु के पास नहीं होता, लेकिन हाथ पैर केतु के पास होते हैं, दिल केतु के पास होता है। यानी कि केतु के पास एनर्जी पूरी होती है, काम करने के लिए हाथ हैं, पैर हैं, शरीर है, लेकिन दिमाग नहीं है, मस्तिष्क नहीं है, हेडलेस है, एनर्जी फुल है। तो वो जिस स्थिति में होता है और जिस ग्रह को वो फॉलो कर रहा होता है, जिस ग्रह का प्रभाव उस पर होता है, अगर वो आपकी कुंडली का कारक ग्रह हुआ, अच्छा ग्रह हुआ और मजबूत भी हुआ, तो केतु आपको काफ़ी ऊंचाई देता है। क्योंकि केतु को ध्वजा से भी जोड़कर देखा गया। हालांकि ध्वजा को अगर देखा जाए तो ध्वजा में दो पार्ट्स होते हैं। एक तो ध्वजा जिस मटेरियल से बनी है, चाहे वो कपड़े से बनी हो, चाहे किसी और मटेरियल, पन्नी या किसी भी टाइप की कागज़ से बनी हो ध्वजा, लेकिन उसको लहराने के लिए एक डंडी या दंड की आवश्यकता होती है। आपने कहीं कभी भी ओलंपिक गेम्स या कोई भी ऐसे गेम्स, एशियन गेम्स, या अपने कॉलेज में भी अगर वो प्रथा लागू होती हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले, तो आपने देखा होगा फर्स्ट वाले का जो झंडा होता है सबसे ऊपर होता है, सेकंड वाले का सबसे छोटा होता है और थर्ड वाले का सबसे छोटा होता है। ध्वजा लगभग सबकी बराबर ही होती है साइज, ये नहीं कोई छोटा सा ध्वज है किसी का बड़ा है, सबका साइज एक बराबर रखा जाता है। लेकिन दंड का साइज अलग अलग होता है। फर्स्ट जिसका पोजीशन होती है उसका दंड सबसे बड़ा होता है, सेकंड वाले का सबसे छोटा और थर्ड वाले का सबसे छोटा। यानी कि दंड निर्धारित करता है कि ध्वजा किस दंड पे लगी है, यानी कि सबसे बड़ा दंड वाले ध्वजा वाला प्रथम होता है। यानी कि ध्वजा का जो दंड है एक्चुअल में वही केतु, यानी कि ध्वजा के जो दो पार्ट्स हैं, दंड और जो उसका कपड़े का मटेरियल या जो भी मटेरियल, ध्वजा का मटेरियल जो है, उन दोनों में देखा जाए तो दंड जो है वही केतु है। लेकिन अगर ध्वजा ना हो तो दंड की कोई वैल्यू नहीं, बिना ध्वजा का दंड का क्या वैल्यू। लेकिन ध्वजा होने पे दंड की वैल्यू है, ध्वजा की। ध्वजा वो जिस बड़े डंडे पे लगेगी उस ध्वजा का मान सम्मान अपने आप ही बढ़ जाएगा। यानी कि केतु ऐसा कार्य करता है कि जो आपका अगर अच्छे ग्रह के साथ
जो उस कुंडली का मजबूत या अच्छा ग्रह हो उसके साथ अगर बैठ गया तो उसे ऊंचाइयां दे देता, उसका परपंच लगा जाता है, ध्वजा लहरा जाता है। ठीक है। और अगर किसी खराब के साथ बैठ गया, जैसे कि मान लो कोई थर्ड आया तो उसका दंड तो छोटा ही होगा, वो भी तो केतु हुआ, तो वो दंड छोटा हो जाता है। यानी कि डंडे का साइज, केतु का साइज ध्वजा के साइज को कम ज़्यादा कर देता है। वैसे ही आपके केतु आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जो भी आपकी ऊंचाइयां हैं उसको बड़ा और छोटे करने की ताकत रखता है। केतु जो है काट छाट वाला है, किसका कितना काट छाट करेगा ये आपकी कुंडली पे निर्भर करेगा। केतु को अगर देखा जाए तो केतु में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि केवल दिल होता है, दिमाग नहीं होता है। तो ज्यादातर ज्योतिषी हैं जो काफ़ी पढ़ते हैं, कई क्लास लेते हैं, कई गुरु बनाते हैं, काफ़ी नॉलेज इकट्ठी करते हैं, कई जन्मपत्रियों पे वर्क करते हैं, एक्सपीरियंस इकट्ठा करते हैं और फिर एग्जैक्ट कुंडली बनाने की कोशिश करते हैं। सही डाइट, टाइम, प्लेस चाहिए, कुंडली बनाते हैं, फिर गणनाएं लगाते हैं और फिर कहीं जाके कोई प्रेडिक्शन देते हैं और वो भी कई बार फेल हो जाती है, या 20% ही सही होती है, 50% सही होती है। लेकिन केतु प्रभावित अगर ज्योतिषी है तो उसकी कही बात बिना गणना के ही सत्य हो जाती है। अगर केतु के कारण कोई ज्योतिषी बना है तो केतु एक इंट्यूशन पावर देता है, सिक्स सेंस देता है, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है और उसकी कही बात सत्य हो जाती है। तो केतु एक ऐसा ज्योतिषी भी बनाता है जिसकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, अंतर शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा होता है, जो केवल दूसरे वाले को देखकर फील करके उसका भूत भविष्य वर्तमान बता सकता है। केतु थोड़ा एकांत प्रिय है, वो थोड़ा किसी भी संबंधों को निभाता अवश्य है, लेकिन एक ऐसा साधु है जो संसार में रह के भी संसार की चीज़ों को भोग करने से बचता। केतु जो है थोड़ा खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। केतु अगर आपके वृश्चिक राशि या 8th हाउस में पड़ा हो तो ऐसे व्यक्ति का माइंड जो है स्थिर नहीं रहता, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है, खोज की तरफ जाने की कोशिश करता है। अब वो खोज ऐसी होती है जो पराविज्ञान समझ लीजिए, उसका कोई आधार नहीं है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में उसको, हालांकि अगर इनसे जुड़े हुए कोई ग्रहों का प्रभाव केतु को हो तब जरूर उस फील्ड में वो खोज करा सकता है। लेकिन अगर नॉर्मली केतु अकेला है, उस पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं, तो उसकी खोज अटपटी होगी जो आपको लगेगा, लेकिन वो होगी ऐसी कि कई लोगों का कल्याण करेगी। तो केतु प्रसन्न तभी होता है जब आप दूसरों का कल्याण करते हैं। केतु की दशा में बड़े बड़े पॉलिटिशियन ऊंचे पद प्राप्त करते हैं। कौन से पॉलिटिशियन प्राप्त करते हैं? वो पॉलिटिशियन प्राप्त करते हैं जो लोगों का भला चाहते हैं और भला करते भी हैं। हालांकि राजनीति पूरी तरीके से स्वच्छ नहीं होती, भगवान कृष्ण के टाइम पे भी नहीं थी, छल बल सब चलता है, लेकिन अगर वो छल बल अच्छे कार्य के लिए किया जाए, लोगों की भलाई के लिए किया जाए, तो केतु
ऐसे राजनेताओं को ऊंचे पद प्राप्त कराता है, क्योंकि वे लोगों की भलाई के लिए, आफ्टर ऑल चाहे कैसा भी छलबल कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। केतु चाहता है कि आप लोगों का कल्याण करें, अपना कल्याण। अब केतु के बारे में मैं एक चीज आपको और बताता हूं। केतु किस ग्रह के साथ क्या फल देता है, कौन से भाव में क्या फल देता है और कौन सी राशि में क्या फल देता है, इसकी चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले तो ग्रहों के हिसाब से चर्चा कर लेते हैं। हालांकि मैंने केतु का हर ग्रह के साथ अलग अलग वीडियो बनाया है, लेकिन यहाँ पर एक संक्षिप्त हर एक ग्रह का आपके केतु के साथ क्या फल होता है थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं। केतु, पहले तो उसका वर्किंग एक बार और समझ लेते। केतु की वर्किंग करने का तरीका ये है कि अगर कुंडली में केतु ऐसे ग्रह के प्रभाव में है जो उस कुंडली का कारक ग्रह है और मजबूत भी है, तो वो उसके फलों में वृद्धि करता है। जैसे कि दंड का मैंने बताया, ध्वजा का दंड, ऊंचे वाली ध्वजा का दंड, लेकिन उसके कारक तत्वों में जरूर कमी करेगा। वो कैसे करेगा वो अभी आपको पता चलेगा। और अगर वो कुंडली का अकारक ग्रह या खराब ग्रह या कमजोर, साथ में कमजोर भी उसके साथ केतु बैठा हो, तब दिक्कत आपको जरूर केतु देने वाला। तो आइए जानते हैं पहले सूर्य के साथ केतु कैसे फल देगा। सूर्य जो है आपके मान सम्मान का, आपके पिता का मेन ग्रह माना जाता है। अगर सूर्य कुंडली में कमजोर है और आपकी कुंडली का कारक ग्रह भी नहीं है, केतु जो है आपके मान सम्मान में कमी कर देगा। पिता से आपकी नहीं बनेगी, पिता से सहयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको नॉर्मल भाषा में ग्रहण दोष भी कह देते हैं। लेकिन जो रिजल्ट्स आपको सामने देखने को मिलेंगे वो इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे। और चंद्रमा के साथ केतु, चंद्रमा आपका अगर कारक ग्रह है, मजबूत स्थिति में है, तो ये आपको कलाकार बना सकता है, क्योंकि चंद्रमा कलाओं का देवता है। समझ लीजिए 16 कलाएं उसके पास हैं, सब टाइप की कला चंद्रमा जानता है। और केतु जो है सूक्ष्मता को प्रदर्शित करता है। केतु जो है एक बिंदु है, एक पतला पाइप है, रस्सी है, सूक्ष्मता है। मैंने अभी खोज की बात की, तो खोज पहले की थी, तो खोज में सूक्ष्मता से कोई चीज़ के बारे में जानने की कोशिश की जाती है, वही खोज होती है। अगर चंद्रमा का अच्छा है, आपकी कुंडली का अच्छा ग्रह है, मजबूत स्थिति में है, केतु के साथ है, तब आप एक अच्छे कलाकार हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका चंद्रमा कुंडली का कारक ग्रह नहीं है और साथ में कमजोर भी है, तो केतु जो है चंद्रमा के कारक तत्वों में काट-छाट अवश्य करेगा। आपका मन हमेशा विचलित रहेगा, आप परेशान रहेंगे। हो सकता है आपकी माता ही आपकी दुश्मन लगे आपको, चाहे जबकि कहा जाता है कि माता को माता नहीं होती, लेकिन आपको लगेगा कि माता की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। मन हमेशा विचलित कर देता है। अब मंगल की बात कर ले तो मंगल जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसी की नहीं सुनता, तानाशाह है, जो कह दिया वो कह दिया। वहीं केतु है, केतु भी मंगल के समान ही होता है। कहा जाता है कि राहु शनि के अनुसार और केतु मंगल के अनुसार फल देते हैं। आप दशाएं भी देखिए तो शनि की अगर 19 साल की है तो राहु की 18, मंगल की 7 है तो केतु की भी 7 साल, यानी कि
केतु जो है मंगल के अनुसार ही फल देता है। अब अंतर इतना है कि मंगल एक तरीके से अगर पुलिस है तो केतु मिलिट्री का आदमी है। जैसे मिलिट्री का आदमी सामने बॉर्डर पे दूसरा व्यक्ति है, उसने कोई दोष नहीं देख किया, उसे ये नहीं देखना है कि उसने क्या किया नहीं किया, उसे बस ये पता है कि ये दूसरे देश का है जो अटैक करने आया है और उसे ऑर्डर मिला है कि उसको गोली मारनी है, यानी कि बिना हेडलेस, चाहे वो आदमी दोषी हो ना हो। वैसे ही दूसरी साइड वाला भी सोच के आया है कि बस दूसरे देश का मारनी है, जबकि उसने कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया, तो वो सीधे हेडलेस की तरह गोली मारता है दूसरे देश वाले को ऑर्डर नहीं है और ऑर्डर फॉलो करते। लेकिन पुलिस वाला जो इन्वेस्टिगेशन करेगा, कोर्ट में ले जाएगा अभियुक्त को, सबूत इकट्ठे करेगा, तब जाके कोई एक्शन उस पर होगा। यानी कि मंगल जो है थोड़ा सोचेगा, समझेगा, ताकत का इस्तेमाल करेगा, बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, तब कोई एक्शन करेगा, या एक्शन करेगा भी तो सोचेगा थोड़ा बहुत। लेकिन केतु नहीं सोचता, केतु जो है आर्मी वाले की करेंगे। लेकिन ये जब दो ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं तो क्या लगाइए, पावर एक तरफ एकत्रित नहीं हो गई, पुलिस और आर्मी अगर एक हो जाए तो वहाँ रहने वालों की तो हालत खराब हो ही जाएगी। तो वैसे ही अगर मंगल केतु जिस भाव में बैठते हैं तो उस भाव को देखना बहुत जरूरी है कि उस भाव की स्थिति क्या है, नहीं तो वहाँ के परिणामों में थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि मंगल छोटे भाई का कारक ग्रह है। अगर मंगल आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, अच्छा कारक ग्रह नहीं है, तो केतु क्या आपके छोटे भाइयों से अलगाव करा सकता है, परेशानी पैदा कर सकता है। वहीं केतु अगर बुध के साथ हो तो कैसे परिणाम देगा? बुध जो बुद्धि का ग्रह है और केतु जो है बुद्धि है ही नहीं, हेडलेस। दो ऐसे मित्र, एक बहुत बुद्धिमान और एक जो है दिल से सोचने वाला, उसे बुद्धि से कोई लेना देना ही नहीं, तो क्या होगा? बुद्धिमान व्यक्ति सिर पकड़ के बैठ जाएगा, यार कौन मेरे साथ आ गया। तो इसको जड़त्व योग भी कह देते हैं। इसीलिए अब बुद्धिमान व्यक्ति भी परेशान है, तो जड़त्व उसकी बुद्धि भी रोकने में लगा हुआ है। अरे चल कर, ये कर वो, अरे यार रुक जा, अरे नहीं कर। ऐसे में क्या होता है, आदमी की इंटेलिजेंसी पे फर्क पड़ता है। ज्योतिष आदमी जड़त्व युग कहते हैं बच्चा देर से बोलता है, केतु की, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता, उसकी ज्ञानेंद्रियों पे केतु ने कंट्रोल कर लिया। तो कई बच्चे जो देर से बोलते हैं, है ना, समझने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, किसी की बात को एकदम से नहीं समझ पाते हैं। कहते हैं ट्यूबलाइट थोड़ी देर से जलती है, उस टाइप के जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, बच्चे, मैं सॉरी अगर किसी के बच्चे ऐसे हों तो मेरा इंटेंशन ये नहीं है, बड़े भी हो सकते हैं, बड़े भी कई हैं जो देर से समझते हैं, उनकी कुंडली में ये जो हो सकता है। लेकिन मैंने बच्चे का उदाहरण इसलिए दिया कि बोलना तो बचपन से ही शुरू किया जाता है। बड़ा आदमी तो बोलता भाई मिलेगा या नहीं बोलता हुआ मिलेगा, अगर उससे कोई प्रॉब्लम है। लेकिन शुरुआत तो बच्चा जब पैदा होता है तो बोल नहीं पाता, बोलने में टाइम, इसके मैंने बच्चे का उदाहरण दिया। तो बुध के कारक तत्वों में काटछाट कर देता है। अगर बुध कुंडली का अच्छा ग्रह हुआ और मजबूत भी हुआ तो व्यापार में केतु जरूर सफलता दिलाएगा, मामा को भी उन्नति दिला सकता है। अब बात कर लेते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति जो ज्ञान के, अध्यात्म के सर्वोच्च पद पे बैठने वाले हमारे गुरु बृहस्पति, और साथ में आ गया केतु। केतु है हेडलेस,
लेकिन साथ में किसके हैं? गुरु जी के। गुरु जी तो गधे को भी घोड़ा बनाना जानते हैं। गुरु जी को पता है किससे कैसे काम निकलवाना है। तो केतु महाशय के पास एनर्जी तो बहुत होती है जी। जैसे कि मैंने कहा ना, आर्मी वाला पुलिस वाले से तो भारी पड़ेगा, दुगना पड़ेगा, यानी कि एनर्जी से भरपूर होता है। तो गुरु के साथ केतु आने से आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। जनरली देखा गया कि गुरु जो है उसकी ताकत का इस्तेमाल कर लेते हैं, या यूं कहें कि केतु गुरु के ज्ञान का इस्तेमाल कर लेता। दोनों का घालमेल हो जाता है, दोनों अध्यात्म को पसंद करते हैं, दोनों उदारवादी हैं, दोनों लोगों का कल्याण चाहते हैं, यानी कि उनके टेट्स बहुत मिलते हैं। और जो कमी एक में है वो दूसरा पे अगर गुरु पराक्रम में कमी रखते हैं, आराम वाले हैं, तो केतु में पराक्रम है, यानी कि ऐसे व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है और साथ ही साथ पराक्रमी भी हो सकता है। तो गुरु केतु का जनरली कुंडली में अच्छे फल देखे गए हैं। लेकिन अगर गुरु खराब हुआ, आपकी कुंडली में कारक ग्रह नहीं हुआ, कमजोर भी हुआ, तो केतु आपको लाइफ में जहाँ जहाँ ज्ञान दिखाने की जरूरत पड़ेगी, आपको होते हुए भी उसमें परेशानी पैदा करेगा। जैसे कि मान लो आपको पूरी किताब की तैयारी कर रखी है, आपने सारे नोट्स बना के सारे पढ़ रखे हैं, एग्ज़ाम टाइम पे आप उन सबको भूलें, सही से ना लिख पाएँ, एक्सप्रेस ना कर पाएँ अपने ज्ञान को, या कहीं आप बोल रहे हैं, कहीं ज्ञान का व्याख्या कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं पे आप स्किप कर जाएं किसी चीज़ को। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ, महाभारत में कर्ण और अर्जुन के युद्ध में कर्ण अपनी विद्या को भूल गया था, यानी कि उसे तो खैर श्राप मिला था, लेकिन एक फ्रेम यही समझ लें कि उसने वो चीज़ प्राप्त थी, लेकिन एंड टाइम पे वो भूल जाए या उसको एग्जीक्यूट न कर पाए। तो केतु गुरु की युति में ऐसा देखने को भी मिलता है। अब मैंने आपसे सूर्य की बात कर ली, चंद्रमा की बात कर ली, मंगल की बात कर ली, बुध की बात कर ली, बृहस्पति की बात कर ली, अब शुक्र की बात कर ली। शुक्र और केतु, अगर शुक्र आपकी कुंडली का कारक ग्रह, अच्छा ग्रह है, मजबूत ग्रह है, तो केतु अब उसके साथ बैठा है, तो एक तरीके से ये लक्ष्मी प्रदान करने वाला योग बन जाता है, क्योंकि शुक्र क्या है? कमल है, और केतु क्या है? उसका दंड है, यानी कि कमल दंड के साथ जो लक्ष्मी जी की बैठने का, या उनके हाथ में कमल होता है, तो ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी प्राप्त होती है। खास तौर से शुक्र जो ज्योतिषी, वो शुक्र को ज्योतिष से भी जोड़ के देखा जाता है, ज्योतिष करते हैं अध्यात्म वाले, उनके पास इससे धन आता है। हालांकि शुक्र जो है भोग विलास का कारक ग्रह है, और केतु अध्यात्म का टेट्स नहीं मिलते, लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र जो है कभी ना कभी अध्यात्म भी होते हैं। उन्होंने भी बहुत तपस्या की है, उन्होंने भी मंत्र साधनाएं की हैं। तो जहाँ पर शुक्र के ये ट्रेड्स से संबंधित कोई आदमी कार्य कर रहा है, उसमें केतु काफ़ी ऊंचाइयाँ देता है और धन भी देता है। लेकिन जहाँ शुक्र की भोग विलास वाली चीज़ें, वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ें, वहाँ पे बात की जाए तो केतु उसमें काट छाट कर देता है। कई लोगों की शादी नहीं होती, शादी होती है तो पत्नी से लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, अलगाव हो जाता है, पत्नी छोड़ के चली जाती है। तो ऐसी कंडीशन भी केतु और शुक्र की युति आपको दे सकती। अब शनि की बात कर लें। शनि और केतु, शनि कर्म के कारक है, केतु जो है
मन का कारक, मन से काम करने वाला वैरागी शनि के साथ जुड़ गया, काम करने में दिक्कत पैदा करेगा, बार बार काम बदलना पड़ सकता है, परेशानी पैदा, किसी काम को ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाते, छोड़ के दूसरा काम बदल लेते, ना चाहते हुए भी छूट जाते। स्थिति ऐसी हो जाती है कि जिसके बारे में सोचते हैं तब तक दूसरा सोच के उसको एग्जीक्यूट भी कर देता और काम अटक जाता। लेकिन वही अगर शनि आपकी कुंडली का कारक ग्रह है, मजबूत है, तो केतु फिर फर्स्ट नंबर के ध्वजा दंड के अनुसार कार्य करेगा। कई मिलेनियर में शनि केतु की युति मिल जाएगी, जहाँ शनि धन का कारक ग्रह होगा, वहाँ तो धन का स्वामी ग्रह होगा, वहीं बैठा होगा, मजबूत स्थिति में होगा, उच्च स्थिति में होगा, साथ में केतु होगा, तो ये कर्म के लिए बहुत अच्छी युति बना देता है, धन ऐश्वर्य सब दिला देता। लेकिन कंडीशन वही है, कर्म में बहुत ज़्यादा टाइम तक मन नहीं लगने देता, तो वैरागी ग्रह है। तो अभी मैंने आपको शनि का केतु के साथ संबंध बताया, तो अभी तक मैंने आपको सभी ग्रहों के साथ केतु के क्या क्या फल होते हैं वो बताया। इसके अलावा आप थोड़ा विस्तार से जानना चाहते हैं हर ग्रह के साथ, तो मेरे चैनल पे जाके अलग अलग केतु के अलग अलग ग्रहों के साथ युति का फल भी देख सकते हैं। अब केतु जो है किस राशि में बैठ के आपको अच्छा फल देते हैं और किस में नहीं है, आपको बता दूं। जैसे कि आपको पता है 1 से लेकर 12 तक राशि होती है, उसमें से कुछ अग्नि तत्व की होती हैं, कोई भूमि तत्व की, कोई जल तत्व की, कोई वायु तत्व की। तो 1, 5, 9 को अग्नि तत्व की राशि कहा जाता है, यानी कि 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, यानी कि मेष, सिंह और धनु, ठीक है। और 4, 8, 12 यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। इन राशियों में केतु को अच्छा माना जाता है, यानी केतु इसमें थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करता है, क्योंकि एक केतु क्या अग्नि तत्व का ग्रह है और अग्नि क्या है, पवित्र है। केतु भी काफ़ी पवित्र है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें भी छलावा नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि दिल से सोचता है। दिल वाला व्यक्ति, दिमाग वाला तो धोखा दे सकता है, लेकिन दिल वाला दिल की बातें करता है, कार्तिक होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। गुस्सा इसीलिए ज़्यादा आता है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, गलत चीज़ पे गुस्सा आएगा। तो अग्नि भी पवित्र होती है। तो 1, 5, 9 यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि में केतु आपको बहुत अच्छा फल देते हुए देखा गया या देगा। उसके अलावा 4, 8, 12 जो जलीय राशि, जल क्या है, एक मन है, तरंगे हैं, मोक्ष है। केतु को मोक्ष का ग्रह भी कहा जाता है। तो इन राशियों में, जलीय राशियों में जो मोक्ष की राशि भी कही जा सकती है या कही जाती है, उसमें अच्छे परिणाम देता है, यानी अग्नि और जल। लेकिन वायु तत्व की राशि 3, 7, 11, क्योंकि ये बुद्धि की राशि मानी जाती है, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति की कुंडली में 3, 7, 11 मजबूत राशि होंगी या उनके स्वामी मजबूत होंगे। तो क्योंकि बुद्धि का तो केतु को कोई लेना देना है नहीं, तो इन राशियों में वो अच्छे परिणाम नहीं देते। 2, 6, 10 भूमि तत्व की राशि है, इसमें भी वो कोई खास अच्छे परिणाम उसके देखने को नहीं मिलते, क्योंकि 6 के बुध की राशि, बुद्धि की राशि हो गई, और 2 शुक्र की राशि हो गई, और 10
कोई शनि की राशि, यानी कि 3, 7, 11 की तरह ही 2, 6, 10 भी उन्हीं ग्रहों की राशि है जो बुद्धि से जुड़े कार्यों में अपना योगदान देती है। केतु इन राशियों में बहुत अच्छा फील नहीं करते, यानी कि 1, 5, 9 और 4, 8, 12 में केतु अच्छा फील करते हैं। साथ ही केतु को कहा जाता है कि 8 और 9 नंबर राशि मोक्ष का कहा जाता है, यानी कि गुरु की 9 नंबर राशि में और मंगल की वृश्चिक राशि में ये अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और 2 और 3 में नीच कह लो या खराब रिजल्ट, मैंने आपको पहले ही बता दिया, भूमि तत्व वायु तत्व में अच्छे नहीं माने गए। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं भाव की। हमने ग्रहों के साथ युति का जो पद मैंने बताया वो आप जो है दृष्टि का भी उसी प्रकार से दीजिए जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो वही परिणाम आपको देखने को मिलेगा जो कि युति का। अब बात कर लेते हैं भाव की। तो कुंडली में जैसे कि 12 राशि हैं तो वैसे ही 12 भाव हैं। हर एक भाव कुछ कहता है आपके जीवन के बारे में। तो किस भाव में बैठ के केतु अच्छा फल देंगे, किस भाव में बैठ के केतु अच्छा फल नहीं देंगे, उसकी चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे केतु को कहा गया है कि 3, 6, 11 में केतु अच्छे परिणाम देते हैं। अब यहाँ राशि की बात नहीं हो रही, आप कहेंगे 3 नंबर में तभी, लेकिन वो राशि थी, यहाँ पर भाव की बात कर रहे हैं। 3, 6, 11 द्वितीय भाव अच्छा नहीं माना जाता, छठा भाव भी अच्छा है, 11, यानी कि यहाँ पर गुरु ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। आपने सुना होगा 3, 6, 11 में गुरु ग्रह अच्छे परिणाम, तो केतु को भी यहाँ पर गुरु कहा गया है। तो पराक्रम के लिए केतु, मैंने कहा एनर्जी बहुत होती है। 3 नंबर भाव में अच्छे रेट देता है, पराक्रम नहीं बनाता है। 6 नंबर में शत्रुओं का दमन करता है और 11 नंबर में आपको लाभ कराने की क्षमता रखता है, यानी कि 3, 6, 11 में अच्छे रिजल्ट्स आपको केतु के देखने को मिलेंगे। इसके अलावा केतु मोक्ष भाव यानी कि चौथे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में भी अच्छा माना गया है। हालांकि ये लोगों से विरक्ति, जैसे चौथा भाव आपके घर का है तो विरक्ति का भाव देता है, यानी कि विरक्ति का जो रिजल्ट्स होता है वो मोक्ष की तरफ ही ले जाता है। अगर मोक्ष के नज़रिए से देखें तो 4, 8, 12 भाव भी इसके अच्छे भाव में माने जाएंगे। 1, 5, 9 में केतु को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। हालांकि राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर से मैं भाव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 1 नंबर यानी प्रथम भाव में केतु थोड़ा सा ऐसा माइंड फिक्स ना हो और अंडर कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति बना देता है। सब कुछ जानते हुए भी उसमें कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। और वहीं पंचम भाव में वो जो है आपको संतान संबंधी पीड़ा दे सकता है, और 9वें भाव में भाग्य में दिक्कत पैदा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको केतु को क्या क्या फल वो देता है उसके बारे में बताया। तो आज के वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।